हेलो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुंडली की स्थितिज ऊर्जा या किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। यह हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्वप्रेरण के अनुप्रयोग। क्या पढ़ चुके हैं? स्वप्रेरण के अनुप्रयोग, जिसमें हमने एक लंबी परिनालिका है ना, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हमने पढ़ा था। यदि उस व्यंजक को आपने नहीं देखा है, वो काफी इंपोर्टेंट है। देखो, इस बार लंबी परिनालिका वाला अभी त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था कि नहीं? तो काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए उसको आप जरूर देखें। उसका लिंक कर दो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो। हाँ, और हमारा एक निवेदन और है कि भैया जितने बच्चे इस चैनल को देखते हैं वो सभी लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अन्य बच्चों को चैनल की लिंक शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जब भी आप कोई वीडियो को देखते हो तो उसको देखकर पूरा आपको समझ में आता है नहीं आता है, कैसा पढ़ाने का हमारा तरीका है, ये सब हमें कमेंट में बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और आपको पता है जितना हम मोटिवेट होंगे उतने ही अच्छे से हम यहाँ पे आपको समझा पाएंगे। तो आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें मोटिवेट जरूर करें कमेंट करके, और हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे 2-3 साल से कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट के चक्कर में, मतलब अपन जिस टॉपिक को सोचते नहीं है वो टॉपिक भी क्या करते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। मतलब जो क्वेश्चन फेमस हैं उनको तो बहुत कम देते हैं, और जिन क्वेश्चन की साइड कोई देखता भी नहीं है उन क्वेश्चन को भी एग्जाम में दे देते हैं। ऐसे 11th में करते हैं, ऐसे 12th में करते हैं। इसलिए हमें भैया पूरा पढ़ना है, चाहे इंपोर्टेंट हो अन्यथा नहीं हो। हमारा एनसीईआरटी बुक्स में से कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। हमारा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, हम सब कुछ पढ़ेंगे तो वो कहाँ से देंगे? बुक से बाहर तो वो दे नहीं सकते हैं, देंगे तो बुक में से भी, है ना? तो अपन पूरा पढ़ेंगे इसलिए। तो हमारा टॉपिक है कुंडली में संचित ऊर्जा। अब ये कुंडली क्या है, आपने कक्षा हाँ, अभी आपने चैप्टर 4 में ही पढ़ा था कि कुंडली क्या होती है। ठीक है, जैसे कोई आपके पास वृत्ताकार या कोई आपके पास वो क्या है, एक लंबा जैसे प्लास्टिक हुआ या चीनी मिट्टी हुआ, उसका पाइप वगैरह कुछ भी आप ले लो। ठीक है, और उसमें से क्या कर दो, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट दो, तो वही हमारी परिनालिका बन जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक कुंडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारी कुंडली बन जाती है। तो उसमें संचय स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम आना चाहिए, जो फैराडे ने दिए थे वो भी आना चाहिए, जो लेंज ने दिया था वो नियम भी आना चाहिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम वैसे तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो हम उतना नहीं रिवीजन करा पाएंगे। ठीक है, तो आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा, हम देखेंगे फिर इसके बाद देखना आप इस वीडियो को, तो हम देखेंगे कुंडली में संचित ऊर्जा। आपको पता है कि कुंडली में संचित ऊर्जा कैसे निकाले जाते हैं? जैसे मान लो कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, कोई कुंडली है आपके पास, समतल वृत्ताकार ले लो, चाहे आप परिनालिका की भांति एक परिनालिका ले लो, कोई भी चीज ले लो, सभी को हम क्या बोलेंगे, कुंडली बोलेंगे, जिसका प्रेरकत्व हो, है ना? तो एक कोई कुंडली है, और उस कुंडली में अभी यदि आप धारा प्रवाहित करोगे तो आपको पता है कि धारा प्रवाहित करने पर होता क्या है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। सबको पता है, जब आप किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हो तो उससे बद्ध क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जैसे ही आप धारा के मान को बढ़ाते जाते हो तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो विरोध करता है किसका, उस कारण का करता है जिसके कारण वो क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है।
मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उस कारण का विरोध करता है। तो हमने क्या किया, हमने कुंडली में धारा प्रवाहित की और धारा के मान को हम बढ़ा रहे हैं। धारा के मान को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ वो किसका विरोध करेगा, धारा के मान में वृद्धि का। किसका विरोध करेगा, धारा के मान में वृद्धि। मतलब वो कहेगा कि भैया धारा को बढ़ाओ मत, धारा क्या करो, कम करो। हम धारा के मान को बढ़ाएंगे और वो उल्टा क्या करेगा, धारा के मान को घटाएगा। अब बताइए आप, अब ऐसे में अगर हमें कुंडली में धारा को क्या करना है, स्थायी करना है। स्थायी का मतलब जानते, स्थायी का मतलब जे कि एक नियत धारा प्रवाहित करनी है। और नियत धारा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे I0। नियत धारा को क्या बोलते हैं हम, I0 बोलते हैं। हमें धारा के मान को नियत करना है, धारा के मान को निश्चित करना है। हम धारा को बढ़ा रहे हैं निश्चित करने के, वो नालायक क्या कर रहा है, घटाता जा रहा है। वो कह रहा है घटा रहा है उसको, धारा को। उल्टा विरोधी है ना वो। विद्युत वाहक बल क्या होता है, हमेशा विरोधी होता है। वो इसको धारा को हटा रहा है, हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें स्थायी करना है। क्या करेंगे, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। धारा को स्थायी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जो हम कार्य करेंगे वही कार्य काय में रूपांतरित हो जाएगा ऊर्जा के रूप में। तो हमें धारा के मान को स्थायी करने के लिए, धारा के मान को स्थायी करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, W। ठीक है ना। और वही कार्य हमारा क्या होगा, वही कार्य किसके रूप में, कुंडली में संचित ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप W बराबर निकाल लेते हो तो आपका मान निकल जाएगा। तो बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई, नहीं आई है, आई है या नहीं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो आप बता, आपने सुना होगा तो थोड़ी थोड़ी तो आई होगी, बोलो आया है समझ में कि नहीं है। तुम लोग वैसे तो बैठे हैं गुम मौसम में से, बोलो ना हाँ या ना, क्या आई समझ में, बताओ बताओ क्या आई समझ में। जैसे आपके पास कोई कुंडली है, उस कुंडली में आप धारा प्रवाहित कर रहे, धारा प्रवाहित कर रहे तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप धारा के मान को बढ़ा रहे तो परिवर्तन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो धारा विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बढ़ने या घटना क्या कहलाता है, उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहलाता है। अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, उत्पन्न होगा कि नहीं। आप मुख्य धारा को प्रवाहित करोगे वो उसका विरोध करेगा। आप धारा के मान को बढ़ाओगे वो क्या करेगा, उल्टा घटाएगा। अब आपको क्या करना है, धारा स्थायी करना है। जीरो से कहां तक करना है आपको, जीरो से आपने स्टार्टिंग की धारा का, और आपको जीरो से कितनी बनाना है उसमें, I0। जीरो से धारा मतलब जीरो तो इसका मेन पॉइंट है, जीरो लेवल से आपने धारा को स्टार्ट किया प्रवाहित करना। अब आपको एक नियत धारा, फिक्स धारा I0 प्रवाहित करना है, नियत धारा I0 प्रवाहित करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे प्रवाहित करोगे, सामने वाला तो बैठा घटाने के लिए कि नहीं, आपका दुश्मन तो है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उस धारा का विरोध करेगा, उसको बढ़ाने नहीं देगा। और आपको धारा क्या करना, बढ़ा के स्थायी करना है, स्थायी करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। उसके विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में उसके विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य कुंडली में संचित ऊर्जा के रूप में क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा। वही कहलाएगी कुंडली की संचित ऊर्जा। ठीक है, अब देखिएगा इसका हम डेरिवेशन कैसे करते हैं। हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए, मान लो कि हमें क्या करना है, DQ आवेश प्रवाहित करना है। मान लो कि कुंडली में कितना आवेश करना है प्रवाहित, DQ आवेश। नहीं आ रही समझ में। जैसे हम कुंडली में, तुम्हें पता है कि जब कोई कुंडली में अपन आवेश प्रवाहित करते हैं तभी तो धारा उत्पन्न होती है। तो मान लो को आपको DQ आवेश प्रवाहित करना, DQ माने होता है अल्प आवेश, सूक्ष्म आवेश। क्या तुम्हें खट्टो पूरा Q आवेश प्रवाहित कर दो, नहीं करोगे ना, आपको अल्प आवेश पहले प्रवाहित करना पड़ेगा। तो मान लो कि हमें क्या करना है, कुंडली में DQ आवेश प्रवाहित करना है। तो बताइए DQ आवेश प्रवाहित करने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, DW कार्य करना पड़ेगा। तो DW कार्य करना पड़ेगा, तो DW बराबर अपना कितना निकल के आएगा, DW बराबर, अब DW बराबर कैसे निकल के आएगा, देखो -E और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, बोलो कितना होगा, DI -E इंटू D।
अब कहाँ से है ये सूत्र, क्या आपको रटा था? बच्चे सोच रहे होंगे ये सूत्र कहाँ से है, क्या आपने देखा है बुक से, क्या आपको रटा है? भैया रटा नहीं है, हम पहले से अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं विभव की परिभाषा से। विभव का सूत्र क्या होता है बताओ? V बराबर क्या होता है? W अपन Q होता है। V क्या है? विभवांतर। तो उसमें हमने विभवांतर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे उसके स्थान पे क्या पढ़ रहे? विद्युत वाहक बल। विभवांतर भी आवेश को चलाता है और विद्युत वाहक बल भी आवेश को चलाता है, दोनों चलाने का कार्य करते हैं कि नहीं? विभवांतर भी आवेश को धक्का देता है, चलाता है कि चल, तभी धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत वाहक बल क्या करता है? आवेश को पूरे परिपथ में चलाता है। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में कोई अंतर नहीं है, सेम पोजीशन है, नाम में डिफरेंस है, केवल काम दोनों के बराबर है। ठीक है, नाम में डिफरेंस है। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? ई लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? अच्छा, डब्लू, तो हम डी क्यू आवेश को प्रवाहित कर रहे, तो डब्लू के स्थान पे क्या लिखेंगे हम? डी डब्लू बटे, बटे में क्या आता है? क्यू आता कि नहीं? बटे में क्यू है। अब क्यू हम किस, तो क्यू आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं कि डी क्यू को? डी क्यू को कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिख दो डी क्यू। अब तुम्हें डी डब्ल्यू का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमें? डी डब्ल्यू का। तो डी डब्ल्यू को यहीं छोड़ेंगे और डी क्यू को यहाँ पक्षांतर करेंगे, यानी आपका डी डब्ल्यू बराबर कितना निकलेगा? ई इंटू डी क्यू। लेकिन ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस। कहा? अरे सॉरी, डी क्यू है ना, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? डी क्यू। ठीक है, ये ई नहीं है, एप्सिलॉन, हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखना। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? एप्सिलॉन से। तो इस प्रकार से ये सूत्र बना। बताओ क्या ये सूत्र समझ में आया सबको? चलो अच्छी बात है। तो ये कितना हो गया आपका? डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू कितना हो गया? डी क्यू। परंतु स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, स्वप्रेरकत्व में हमने क्या पढ़ा था? एल बराबर क्या पढ़ा था बोलो? हाँ हाँ हाँ, स्मॉल एल है। कैसे? हमने जब अभी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ी थी, स्वप्रेरण गुणांक, तब क्या पढ़ा था हमने? कि एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है? माइनस एल इंटू कितना होता है बोलो? डी आई अपॉन डी टी। पढ़ा था कि नहीं बोलो? है ध्यान? क्या पढ़ा था हमने? एप्सिलॉन बराबर माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो एप्सिलॉन के स्थान पे इस फॉर्मूले को रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से क्या लिखेंगे यहां? स्व प्रेरकत्व की परिभाषा से, इसको समीकरण कितना दे दीजिए आप? एक। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से बताइए कितना आएगा? अभी बताया हमने, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता? माइनस एल इंटू डी आई अपॉन कितना होता है? डी टी होता है। इस मान को कहाँ रख दो? समीकरण एक में। तो क्या करेंगे? समीकरण एक से तो कितना बनेगा हमारा? डी डब्ल्यू बराबर माइनस, तो ये पहले से है, एक माइनस पहले से है, ई का मान क्या रखना है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ रखेंगे हम माइनस का एल, ठीक है, और कितना आएगा? डी आई अपॉन कितना हो जाएगा? डी टी। किसका मान है बताओ? जे एप्सिलॉन का है, और इंटू कितना है अपने पास? डी क्यू। तो इंटू क्या लग रहे हो आप? डी क्यू। बताइए इतने में कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं किया, ई के स्थान पर सिर्फ हमने मान रखा है। आई बात समझ में? अब बताओ, माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? डी डब्ल्यू बराबर, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, तो प्लस तो हट गया कि नहीं? तो कितना आएगा इधर? एल जोगतम आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे देखिएगा, अब जे ऐसा करो, आप इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर दो। क्या कर दो? अरेंजमेंट। कैसा? ये डी क्यू है, डी क्यू को इधर लाइए आप, इंटू कितना हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। डी टी किसके बटे में लिखना है? डी क्यू के बटे में, और इंटू
डी आई को आप कहाँ कर दीजिए, बाहर। मतलब डी क्यू के स्थान पर लिख दिया डी आई, और जहां डी आई था वहां पे किसको ले गए हम, डी क्यू को ले गए, और डी टी तो एक ही था बटे में, तो एक ही है, तो कितना आ गया आपके पास, डी क्यू अपॉन डी टी। बताइए क्या इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा डी डब्ल्यू बराबर एल तो हमारा जो को तो रहेगा। बताइए डी क्यू अपॉन डी टी, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। चैप्टर 3 का है ये कॉन्सेप्ट। तो डी क्यू अपॉन डी टी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, और इंटू कितना बन जाएगा, डी आई, इंटू कितना बन जाएगा, डी आई। बात समझ में आई कि नहीं आ रही। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, 2। कितना दे दो आप, 2। बताओ इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा था कि आवेश DQ को, ठीक है, DQ आवेश को किसी कुंडली में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो कार्य हमारा DW निकल आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण आवेश Q आवेश को प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, Q आवेश को प्रवाहित करेंगे। लेकिन ये बात हम लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कुंडली में स्थायी धारा 0 से I0 तक स्थायी धारा प्रवाहित करने में लगा, प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ये लिखेंगे। आपको पता है कि हम किसका निकाल रहे हैं, आई धारा प्रवाहित, मतलब धारा के मान को स्थायी करने में, धारा के मान को स्थायी करने में जो कार्य किया जा रहा है हम उसको निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं कि नहीं, यही लिखा है उसमें, लिखा तो होगा, तुम बुक तो लिए, क्या लिखा, कैसा है, ठीक है, स्थायी धारा। तो लिखेंगे अतः कुंडली में धारा के मान को, धारा के मान को क्या करना है आपको, स्थायी करना है। तो धारा के मान को स्थायी करना, तो क्या लिखेंगे, 0 से I0, ठीक है, 0 से I0, और कोष्टक में क्या लिखेंगे हम, स्थायी, स्थायी समझ में आएगा। I0 करने में किया गया कार्य, किया गया क्या आएगा, कार्य। स्थायी करने में धारा के मान को, हाँ, धारा के मान को स्थायी करने में या फिर 0 से I0 तक बढ़ाने में, बात बराबर है। तो इसमें किया गया कार्य तो कितना होगा, टोटल कार्य निकालना है, तो कितना होगा हमारे पास, W। कितना होगा इधर, W होगा। तो देखिए W बराबर क्या करेंगे हम, इंट्रीकेशन ऑफ, कहां से करना है स्थायी भैया, 0 लेवल से, 0 से कहां तक, स्थायी मान कहां तक होता है, I0 तक, है ना, स्थायी मान I0 होता है। तो 0 से कहां तक करेंगे हम, I0 तक करेंगे, और इसके अंदर कितना आएगा, DW, यानी DW को क्या करेंगे हम, समाकलन। अब समीकरण 2 से इसका मान रख दो, तो रखें, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंट्रीकेशन ऑफ 0 to I0, ठीक है। अब बताइए कितना मान था, L I इंटू कितना था, DI, इतना ही था। अब आपको पता है L क्या है, स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है। तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कह लो, तो ये तो क्या है, एक नियतांक है, समझ लो क्या है, एक नियतांक है। तो नियतांक तो समाकलन से बाहर निकल जाएगा ना। तो W इक्वल टू L बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा आप बताइए, 0 से कहां तक आएगा, I0 तक, और जे बनेगा आपका I इंटू कितना हो जाएगा, DI, ठीक है। अब I इंटू DI हो गया। अब इधर देखिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंट्रीकेशन ऑफ x की पावर n इक्वल कितना हो जाएगा, nx की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होगा। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पे इंटू dx भी था, क्या था, इंटू dx, ठीक है, ये फॉर्मूला लगना है। तो देखो x की पावर n है, तो इधर क्या है आपके पास I, और I की पावर कछु नहीं है, तो कितनी मानेंगे, 1, यानी कि n का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे इंटू dx है, तो यहाँ पे कितना है, इंटू di है। अब क्या प्रॉब्लम है, लगा दो फॉर्मूला, है ना।
तो ये होगा हमारे पास W बराबर L, इसका तो समाकलन करना है। अब क्या करना है? समाकलन। तो देखो बड़े कोष्टक में लिखेंगे आई की पावर कितना आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कितना आएगा 1। ये लिखने की जरूरी नहीं है, आपको दिखाने के लिए लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, वरना इसका डायरेक्ट किया जाता है। और इनटू कितना हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से कहाँ तक, I0 तक, है ना। तो जी आएगा W बराबर L तो आपका जो का तो रहेगा, अंदर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर 1/2 होता, आई स्क्वायर अपॉन 1/1 कितना होता 2 होता, आई स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से कहाँ तक आएगा जे I0 तक। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? 1/2 आप बाहर निकाल लो तो W इक्वल टू 1/2 बाहर निकाला L, तो अंदर क्या बचा आपके पास I का स्क्वायर, कितना बचा I का स्क्वायर। अब लिमिट रख दो, हाँ अब यहाँ पे क्या करना है 0 से कहाँ कर दो I0, लिमिट हो गई। अब क्या कर दीजिए आप लिमिट रख दीजिए, एक बार उच्च सीमा और बीच में माइनस लगा और एक बार क्या करना है निम्न सीमा। ये फॉर्मूला होता है लिमिट का, क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो जी आएगा आपके पास W बराबर कितना आएगा, L तो जो का तो रहेगा, पहले 1/2 लिख दो, है ना, 1/2 लिख दो, फिर L लिख दो, फिर अंदर क्या करेंगे हम एक बार I के स्थान पर I0 रखेंगे, तो I0 का स्क्वायर और माइनस कितना आएगा I का अरे यार 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो W बराबर 1/2 L जो कहता हूँ। अब देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 माइनस होगा तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सीधा क्या बचेगा हमारे पास I0 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप 3, कितना दे दो 3। तो ये क्या निकला, धारा के मान को 0 से I0 तक स्थायी करने में किया गया कार्य है जी, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या बोला कि यही कार्य जो होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, परंतु स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, परंतु स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या होती है बताओ, U बराबर W, W का मान समीकरण कितने में 3 में रख दो, U बराबर कितना आएगा 1/2 L I0 का स्क्वायर, और यही क्या है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का अभिष्ट व्यंजक है। पहचान के लिए समीकरण ए दे दीजिए, क्लियर। इस प्रकार से ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है, अगर पेपर में ना भी आए तो इस पे न्यूमेरिकल तो जरूर आता है। अगर ये व्यंजक हल करने के लिए ना भी आए तो न्यूमेरिकल तो आएगा, तो जब तुम्हें सूत्र पता चलेगा तभी तो तुम न्यूमेरिकल हल कर पाओगे, और सूत्र पता नहीं चलेगा तो कैसे न्यूमेरिकल हल करोगे, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक था, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम अन्योन प्रेरकत्व क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है, और फिर उसके अनुप्रयोग, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।